मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में मैं फिर से आपके सामने हूँ। इस वीडियो में हम अपने फिर से स्पार्क सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा था कि आपको कैचे एंड परसिस्ट के बारे में बताऊं, बट कैचे एंड परसिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैंने प्लान किया था कि इस वीडियो में कैचे एंड परसिस्ट बताऊंगा, बट कैचे में आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि 3 आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देते जाऊं और उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कैचे एंड परसिस्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जो वो कॉन्सेप्ट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है गार्बेज कलेक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑन हीप एंड ऑफ हीप मेमोरी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे कैचे एंड परसिस्ट के कॉन्सेप्ट में बहुत यूज आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट को पहले बताते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कैचे एंड परसिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने यूडीएफ के बारे में आप लोगों के सामने जो है यूडीएफ के बारे में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था। उस यूडीएफ में जो भी मैंने कोड्स यूज किए थे वो सारे कोड्स मैंने अपने गिटहब अकाउंट पे डाल दिया है। ओके, अगर आपको वो कोड चाहिए तो आप बिल्कुल जो है उस कोड को मेरे गिटहब से फोक कर सकते हैं, फिर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। उस गिटहब लिंक का यूआरएल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस यूडीएफ का उस गिटहब यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं और जो भी कोड्स मैं वहां पे डाल रहा हूँ इस अपने पूरे वीडियो सीरीज में इस पूरे वीडियो सीरीज का कोड और पीपीटी दोनों आप मेरे गिटहब यूआरएल से गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्विकली स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक बार आपको दिखा देता हूँ मेरा गिटहब, जहाँ पे मैं धीरे धीरे करके एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं और सारे कंटेंट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग पर्पस के लिए। तो मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक बार आपको गिटहब दिखाता हूँ। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है गार्बेज कलेक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑन हीप एंड ऑफ हीप मेमोरी, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा और मैं क्विकली अपना गिटहब यूआरएल खोलता हूँ। ये मेरा गिटहब यूआरएल और ये रिपोजिटरी arun_4md_pyspark। इस रिपोजिटरी के अंदर मैंने जो अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो यूडीएफ के बारे में आपके सामने एक्सप्लेन किया था वो पूरा कोड मैंने यहाँ पे डंप कर दिया। ओके, धीरे धीरे आप देख रहे होगे कि मैं धीरे धीरे करके कोड्स या फिर पीपीटी जो है इस पे डालते जा रहा हूँ, तो आप जो है इसको एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं रिसोर्सेज को और अपने लर्निंग जर्नी में इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं अपने पीपीटी पे आता हूं और मैं गार्बेज कलेक्शन से आज का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम जो है 4 चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक गार्बेज कलेक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑफ हीप एंड ऑन हीप मेमोरी। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। इसके आगे आने वाले जो टॉपिक है कैचे एंड परसिस्ट का, ओके, जो स्पार्क के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसको समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम गार्बेज कलेक्शन को समझते हैं। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बोला, ओके, जैसा कि मैंने आपको समझाया था अपने प्रीवियस सेशन में। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में जेवीएम के बारे में बोला था और मैंने जेवीएम के बारे में बोला था ये एक रन टाइम इंजन है। ओके, ये एक रन टाइम इंजन है जो कि कंपाइल्ड कोड को, ओके, ये एक रन टाइम इंजन है और ये रन टाइम इंजन जो है ये करता क्या है बेसिकली, जेवीएम के अंदर कंपाइल्ड कोड आते हैं। ओके, कंपाइल्ड कोड आते हैं। ओके, कंपाइल्ड कोड, और ये जेवीएम जो है मेरा, जब कंपाइल्ड कोड जेवीएम के अंदर जाता है तो ये मशीन कोड का जनरेशन करता है और ये जो मशीन कोड जनरेट हुआ, ये मशीन कोड बेसिकली सीपीयू के ऊपर जो भी एग्जीक्यूट होता है, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है या फिर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, ओके, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये जो है सीपीयू उसको परफॉर्म करता है। सीपीयू इस मशीन कोड को समझता है। ओके, सबसे पहले हम लोग, अगर आपको याद होगा मेरा डायग्राम जो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाया था, इस डायग्राम को मैंने आपके सामने रखा था और मैंने बोला था, जस्ट 1 मिनट, ये इमेज यहाँ पे आ गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, यस, तो अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये आपको बताया था कि सबसे पहले सोर्स कोड होता है, जस्ट 1 मोर मिनट,
ये डायग्राम थोड़ा सा हिल गया है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आना चाहता हूँ। ओके, यस। तो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सोर्स प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो प्रोग्राम कंपाइलर से पास होता है। कंपाइलर से पास होने के बाद मेरा सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड जो होता है, ओके, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो, ओके, इन सब पे जेवीएम होता है। तो ये बाइट कोड जेवीएम के अंदर जाता है, ये जेवीएम के अंदर जाता है, और जेवीएम के अंदर जाने के बाद ये मशीन कोड का जनरेशन करता है। और मशीन कोड का जनरेशन करने के बाद ये जो मशीन कोड्स जनरेट हुए मेरे, ये मशीन कोड्स बेसिकली सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, सीपीयू इन मशीन कोड्स को समझता है। ओके, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि ये मशीन कोड्स कैसे दिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपको याद होगा तो मैंने इस डायग्राम को आपके सामने रखा था। जस्ट 1 मिनट, मैं अपनी इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। हाइड कैमरा एंड कीप ऑडियो। ओके, मैंने आपको दिखाया था ये जावा कोड, ये सोर्स कोड है। ओके, जावा कोड कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सोर्स कोड है मेरा। उसके बाद जब ये कंपाइलर से पास होगा ये जावा का कोड, तब ये बाइट कोड जनरेट करेगा। बाइट कोड कुछ इस तरीके से दिखता है। और उसके बाद जब ये बाइट कोड मेरा जेवीएम से पास होगा, जेवीएम से जब पास होगा तब ये मशीन कोड का जनरेशन करेगा। और मशीन कोड कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, मशीन कोड कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये मशीन कोड्स, ये जो मशीन कोड्स, ये डेसिमल में ये बाइनरी में मशीन कोड है, और ये मशीन कोड मेरा हेक्साडेसिमल में है। ये मशीन कोड्स एक्चुअली सीपीयू समझता है। ओके, ये जो मशीन कोड्स हैं हेक्साडेसिमल में या फिर बाइनरी में, ये एक्चुअली सीपीयू समझता है, और उसके हिसाब से सीपीयू अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। चाहे कोई हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या फिर हम कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, किसी भी टाइप का हम ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो ये सीपीयू जो है इस मशीन कोड को या फिर इस मशीन कोड को समझेगा, जो कि या तो बाइनरी में होगा या फिर हेक्साडेसिमल में होगा। ओके, ऐड टू नंबर और कॉल अ फंक्शन, कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो ये जो है मेरा मशीन कोड है जिसको सीपीयू समझता है। ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अब जो है हम इस गार्बेज कलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। हाँ, तो हम जेवीएम के ऊपर बात कर रहे थे। ओके, और जेवीएम मैंने बोला कि जेवीएम एक रन टाइम इंजन है। ओके, रन टाइम इंजन है। रन टाइम इंजन क्या होता है? रन टाइम इंजन ये होता है, वो प्रोसेस होता है जो कंपाइल्ड कोड को, ओके, कंपाइल्ड कोड को एग्जीक्यूट करे। यहाँ पे जो इस डायग्राम में अगर आप देख रहे होगे, ये बाइट कोड क्या है? ये बाइट कोड कंपाइल्ड कोड है। ये मेरा सोर्स कोड है। कंपाइल होने के बाद बाइट कोड का जनरेशन हुआ। ये बाइट कोड क्या है मेरा? ये बाइट कोड है मेरा कंपाइल्ड कोड। ओके, कंपाइल होने के बाद जो कोड मिला वो ये कोड है, और ये कंपाइल्ड कोड जेवीएम के ऊपर एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद जो है मशीन कोड का जनरेशन करता है। ओके, तो मैंने बोला था कि JVM is a runtime engine that executes Spark code written in Scala, Java, or even Python. It is the core environment where Spark processes actually run. Okay. A runtime engine is the environment that executes your program's code after it has been compiled. Okay, यही स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। जब आपका सोर्स कोड कंपाइल हो जाएगा बाइट कोड के अंदर, तब जो प्रोसेस इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा उसको हम बोलेंगे वो होता है जेवीएम। जेवीएम एक प्रोसेस होता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ड्राइवर नोड हमारे पास है, वर्कर नोड है, और ड्राइवर नोड पे ड्राइवर प्रोसेस रन कर रहा है, वर्कर नोड पे वर्कर प्रोसेस रन कर रहा है। ओके, वर्कर नोड पे मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स है, और हर एग्जीक्यूटर एक जेवीएम है, बेसिकली एक प्रोसेस है जो उस वर्कर नोड पे रन कर रहा है। ओके, हर एग्जीक्यूटर एक जेवीएम प्रोसेस है, और एक वर्कर नोड पे मल्टीपल जेवीएम प्रोसेस रन करते हैं। ओके, जो इस मेरे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद बेसिकली स्पार्क के अंदर जो भी एक्शंस है, जो सीपीयू एक्शंस परफॉर्म करता है, वो एक्शंस परफॉर्म होना स्टार्ट होता है। तो ये था जेवीएम। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इस गार्बेज कलेक्शन के बारे में। ओके, इस गार्बेज कलेक्शन के बारे में। ओके, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गार्बेज कलेक्शन मतलब कुछ गंदगी को ये साफ करता है, कलेक्ट करता है। ओके, गंदगी को साफ करता है या फिर कलेक्ट करता है। जैसे कि हमारे सोसाइटी में गार्बेज कलेक्ट करने वाले आते हैं, राइट? तो हम हर घर से कचरा निकाला जाता है, और फिर वो एक जाकर सेंट्रल लोकेशन पे जाके कहीं डंप करते हैं। उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है गार्बेज कलेक्शन का। गार्बेज कलेक्शन जेवीएम का पार्ट है। ओके, गार्बेज कलेक्शन जेवीएम का पार्ट है, और ये
ये गार्बेज कलेक्शन बेसिकली मेमोरी क्लीनिंग का काम करता है। ओके, मेमोरी क्लीनिंग का काम करता है। मेमोरी तो लिमिटेड है हमारे पास, राइट? हम कोई भी हम कोई भी कंप्यूटर है हमारे पास, जैसे मेरा लैपटॉप ही है, तो इसके अंदर मेमोरी 8 GB जो मेरा रैम है वो लिमिटेड है, राइट? तो कभी ना कभी वो रैम जो है मेरा फुल होगा। ओके, उसी तरीके से जब स्पार्क के अंदर जब डेटा की प्रोसेसिंग होती है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा, बताऊंगा आपको। ओके, ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स बेसिकली मेमोरी कंज्यूम करते हैं। ओके, ये मेमोरी कंज्यूम करते हैं, ये मेमोरी कंज्यूम करते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स बेसिकली मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। ओके, जब ये मेमोरी को कंज्यूम करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे मेमोरी मतलब रैम, मेमोरी जब मैं बोलूँ रैम, और डिस्क जब मैं बोलूँ तो हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। ओके, जब मैं मेमोरी वर्ड का यूज करूं इसका सीधा मतलब है रैम। आप सीधे यही समझना रैम। पूरे बिग डेटा, पूरे स्पार्क में जब मैं मेमोरी बोलूं तो आप समझना रैम। ओके, और जब मैं डिस्क बोलूं तो आप समझना हार्ड डिस्क। ओके, आप समझना एसडीडी या फिर एसएसडी। ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, एसएसडी एक नया टाइप का डिस्क है जो आजकल मार्केट में आ रहा है। हमारे लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में भी, आपके लैपटॉप में भी होगा अगर आप लेटेस्ट, आपके पास लेटेस्ट कंप्यूटर होगा तो। ये बेसिकली फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एसडीडी। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ओके, तो वो मेमोरी कंज्यूम करता है। तो अगर स्पार्क के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और वो अब यूज में नहीं है, ओके, यूज में नहीं है, तो जीसी क्या करेगा? गार्बेज कलेक्शन कलेक्टर क्या करेगा? ओके, जीवीएम के अंदर जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो क्या करेगा? वो इन ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करेगा, सफाई करेगा इनकी, ताकि मेरा मेमोरी जो है वो क्लीन हो जाए। ओके, मेमोरी जो है क्लीन हो जाए और मेरे डेटा प्रोसेसिंग में वो मेमोरी यूज हो पाए। ओके, अगर वो मेमोरी भरा भरा हुआ रहेगा तो ऑफ कोर्स मेरा जो मेरा जो डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। ओके, तो उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। वो क्लीन होता है गार्बेज कलेक्शन के थ्रू, जीसी के थ्रू। ओके, जो कि जीवीएम का पार्ट होता है। ओके, जो कि जीवीएम का पार्ट होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गार्बेज कलेक्शन इज अ प्रोसेस दैट ऑटोमेटिकली फ्रीज अप द मेमोरी बाय रिमूविंग डेटा और ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है दैट योर प्रोग्राम नो लॉन्गर नीड्स। आपके प्रोग्राम को जिसकी जरूरत नहीं है, जिस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, ओके, उसको ऑटोमेटिकली ये गार्बेज कलेक्शन क्या करता है? जीवीएम का जो गार्बेज कलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट करता है। ओके, think of it like a house cleaner that comes in and throws away useless stuff so your room doesn't get full. Okay, इसको एक हाउस क्लीनर की तरह समझिए जो आपके घर में आता है और यूजलेस जो स्टफ्स है जिसकी जरूरत नहीं है उसको 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 पकड़ के घर के बाहर फेंक देता है। ओके, ये बिल्कुल गार्बेज कलेक्शन बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपकी मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, यूजलेस ऑब्जेक्ट्स है जो कि जिसकी जरूरत नहीं है, ओके, उन ऑब्जेक्ट्स को वो डिलीट करता है, हटाता है मेमोरी से, मेमोरी को क्लीन करता है। ओके, अब गार्बेज कलेक्शन की जरूरत क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इट क्रिएट्स सम मेमोरी, इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी। ओके, ये मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। हीप क्या लिखा है मैंने इसके बारे में बताऊंगा बाद में। ओके, अभी थोड़ी देर आगे ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ओके, मेमोरी के अंदर सम ऑब्जेक्ट्स आर नो लॉन्गर यूज्ड फॉर आफ्टर ए व्हाइल। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्रिएट होने के बाद ऐसा हो सकता है कि उन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत ना हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि उन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत ना हो। इट इज नॉट क्लीन मेमोरी विल फिल अप एंड ऐप में क्रैश। अगर इसको क्लीन नहीं किया गया, जो मेमोरी मेरा कंज्यूम हुआ है, अगर उसको क्लीन नहीं किया गया तो हमारा ऐप जो है क्रैश कर सकता है। उसको 4 GB मेमोरी की जरूरत है। मेरे मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम है। ओके, और 6 GB ऑलरेडी फुल है। ओके, 2 GB अभी अभी अवेलेबल है। ओके, तो क्या मेरा ऐप चलेगा? मेरे ऐप को 4 GB की जरूरत है, नहीं चलेगा, राइट? तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर पिक्चर में आएगा और ये 6 GB जो अगर ये यूजलेस मेमोरी का कंजम्पशन है तो इसको क्या करेगा? ये डिलीट कर देगा और मेरा जो है 8 GB अवेलेबल हो जाएगा। अब मेरा ऐप जो है इजिली रन कर पाएगा मेरे मेरा मेरे मेरे सर्वर पे या फिर मेरे नोड पे या फिर मेरे कंप्यूटर पे, कुछ भी कहो। ओके, That's where garbage collector comes in. It cleans up the unused memory. ये unused memory को clean up कर देता है. Okay, I hope that you are getting this point. Now मैं बार बार इस object word का use कर रहा हूँ, object term का use कर रहा हूँ. ये object basically है क्या? Okay, object basically है क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ कि object basically memory को consume करता है. Okay, ये object basically है क्या? Okay, मैं quickly चलता हूँ एक सैंपल कोड की तरफ। मैंने एक सैंपल कोड रखा हुआ है। ये कोड था, थोड़ा नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा थे तो इसलिए इसका साइज, जो कोड है इसका साइज थोड़ा छोटा है, बट आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ओके, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक ये कोड जो है पूरा का पूरा पाइथन के ऊपर है। ओके, ये कोड जो है पूरा का पूरा
किस पे है, ये कोड जो है पूरा पूरा पाइथन के ऊपर है। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्लास को डिफाइन किया है, क्लास कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। ओके, वैल्यू को इनिशिएट किया है, सेल्फ है सेल्फ भी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन में पाइथन का पूरा लेक्चर सीरीज लेके आने वाला हूँ, पूरा इन डेप्थ। ओके, आप किसी भी अ, आप मतलब पूरे बेसिक लेवल पे हो, या फिर कोडिंग का जीरो नॉलेज है, या फिर आप एडवांस लेवल पे भी आपको नॉलेज है, तब भी वो सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो सीरीज में पूरे डेप्थ में लेके आऊंगा। ओके, बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक जाएंगे, जैसे कि मेरे पाइस्पार्क सीरीज आ रहा है, राइट, पूरा बेसिक से लेकर और पूरे एडवांस पे हम जा रहे हैं, वो भी पूरी हिंदी लैंग्वेज में। ओके, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप जो है इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करें। ओके, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर लेंगे तो आगे कम्युनिकेट करने में, इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रास्प करें, और इसलिए मैं ये सारा जो लेक्चर है ये सारा का सारा हिंदी में ले रहा हूँ। ओके, पूरी हाई क्वालिटी लेक्चर से आप अभी अगर मेरे पाइस्पार्क सीरीज से एसोसिएटेड होंगे, आप देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे वीडियो सीरीज जो है वो कितने हाई क्वालिटी के अंदर है। ओके, बहुत ही रेयर होगा कि आपको कहीं इतने डेप्थ में ये सारे टॉपिक्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिलेगा। ओके, तो आप जरूर बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास ये हमने डिफाइन किया, और क्लास डिफाइन किया, और यहाँ पे अब हम फंक्शन डिफाइन करना चालू कर रहे हैं। ये मेरा पहला फंक्शन है, ऐड करने का एक फंक्शन डिफाइन किया है। ये मेरा दूसरा फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट करने का एक फंक्शन डिफाइन किया है। ये मेरा तीसरा फंक्शन है मल्टीप्लाई का, और ये मेरा चौथा फंक्शन है डिवाइड करने के लिए, मैंने जो है इसको डिफाइन किया हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे 4 फंक्शन मैंने डिफाइन किए हुए हैं, और फिर फंक्शन डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये क्लास मैंने डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर 4 फंक्शन मैंने डिफाइन किए हुए हैं। ओके, 4 फंक्शन मैंने डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे अब जो है हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं, कैलकुलेटर, ये क्लास का नाम लिख रहे हैं। ओके, और इसके अंदर 2 पैरामीटर जा रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 पैरामीटर। ओके, 2 पैरामीटर दिए, तो यहाँ पे ये जो कैल्स बना, ओके, ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो कैल्स का जो फॉर्मेशन हुआ ये बना है ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हम जो है कैल्स ऑब्जेक्ट बना लिए, तो कैल्स के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल करना है। ये जो पहला फंक्शन लिखा है, तो कैल्स डॉट ऐड लिख दिया, फिर कैल्स डॉट सब्ट्रैक्ट लिख दिया, कैल्स डॉट मल्टीप्लाई लिख दिया, कैल्स डॉट डिवाइड लिख दिया। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है इन 2 पैरामीटर्स के ऊपर परफॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट बना। अभी तक ये क्लास क्या होता है, बेसिकली क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। ओके, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको एक बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, राइट। या फिर ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, या फिर आप बोलो कि मैप तैयार करोगे, राइट, कि कैसे मेरा घर बनेगा। ओके, मैं कैसे मेरा घर बनेगा, ये ब्लूप्रिंट या फिर ये मैप को हम कहेंगे क्लास। ओके, और जैसे ही मेरा बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, ओके, जैसे ही मेरा बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, बिल्डिंग इज रेडी, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, ये बिल्डिंग जो है एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ओके, ये बिल्डिंग एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया, ये बिल्डिंग जो जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया कि कैसा नक्शा रहेगा मेरे घर का। ओके, और कैसा नक्शा रहेगा मेरे घर का, और कैसा मैप रहेगा मेरे घर का, अगर उसको हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लास। ओके, वो एक ब्लूप्रिंट होता है। तो उसी तरीके से ये जब हम क्लास डिफाइन कर रहे थे, मतलब है कि हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि मेरा जो है क्लास कैसा होगा। ओके, उसके बाद जब हमने इस उसके बाद जब हमने ये लिखा कैल, और एक्चुअली में जब उस क्लास के अंदर हमने पैरामीटर्स को भेजा, यहाँ 2 पैरामीटर्स ये ले रहे हैं, एक्चुअली में जब हमने इस क्लास के अंदर पैरामीटर्स को भेजा, तब जाकर मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हुआ, जिसको हम बोल रहे हैं कैल्स। तो इस टाइप से, ओके, तो ये इस टाइप से जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं स्पार्क के अंदर, वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर रहते हैं, वो मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। तो मेरा गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, इन ऐसे मेमोरी को जो यूज में नहीं है, ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूज में नहीं है, उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से डिलीट करता है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। उन ऑब्जेक्ट्स को वो मेमोरी से डिलीट करता है। मैं क्विकली अब जो है मैं अपना इमेज ले आता हूँ, क्योंकि अब आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम्म,
ओके फाइन, अभी पता नहीं चल रहा है कैसे अपने इमेज को फिर से लाएं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई थिंक कि नाउ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और गार्बेज कलेक्शन इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को जो यूज में नहीं है, नो लॉन्गर नीडेड है, ओके, मेरे प्रोग्राम के अंदर, उन प्रोग्राम्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को वो डिलीट करता है मेमोरी से और मेमोरी को फ्री करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो क्या ये जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, ये जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, इन अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए क्या हमें मैनुअली कोड लिखना पड़ता है? ओके, क्या हमें मैनुअली कोड लिखना पड़ता है? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप। क्या हमें मैनुअली कोड लिखना पड़ता है? तो इसका आंसर है नहीं, नो। ओके, मैनुअली कोड नहीं लिखना पड़ता गार्बेज कलेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से डिलीट करने के लिए। ओके, ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से डिलीट करने के लिए गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली वर्क करता है, हमें कोई भी मैनुअल कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, डू वी नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ जीसी प्रोग्राम, गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम, टू फ्री अप मेमोरी बाय रिमूविंग डेटा दैट प्रोग्राम नो लॉन्गर नीड्स? तो इसका आंसर है नो, यू डोंट नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ जीसी प्रोग्राम मैनुअली इन स्पार्क। आपको कोई भी मैनुअली प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है स्पार्क के अंदर। गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली चेक करते रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट की जरूरत है और कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जो जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी उस ऑब्जेक्ट को स्पार्क जो है मेमोरी से रिमूव कर देगा। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो गार्बेज कलेक्शन बेसिकली करता है क्या है? डिटेक्ट अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स इन ऑन हीप मेमोरी। या ऑन हीप मेमोरी क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। हाँ, ये अभी बता देता हूँ। जीसी जो है, जो मेरा गार्बेज कलेक्शन है, ये जो है ऑन हीप मेमोरी में ही, ऑन हीप मेमोरी से ही अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है। ओके, मेरा जो रैम होता है, ओके, उस रैम के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है ऑन हीप मेमोरी, ओके, ऑन हीप मेमोरी, और एक मेमोरी होती है ऑफ हीप मेमोरी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहने के कारण हमेशा मन में डाउट रहता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके आपके पूरे फंडे को ओपन कर देगा। ओके, तो ये अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करता है ऑन हीप मेमोरी से, ऑफ हीप मेमोरी से नहीं। ये आपको याद रखना है, ऑफ हीप मेमोरी से नहीं, ऑन हीप मेमोरी से ये अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करता है। ये ऑन हीप मेमोरी, ऑफ हीप मेमोरी क्या है, इसको भी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। फ्री अप मेमोरी बाय क्लीनिंग दोज ऑब्जेक्ट्स, ये तो हो गया। हेल्प मैनेज मेमोरी विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, तो ऑफ कोर्स अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है, मतलब मेमोरी के स्पेस को खाली करता है। तो इसका मतलब है मेमोरी को मैनेज करता है विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। ओके, बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन को ये क्या करता है? मेमोरी को मैनेज करता है, मतलब हमें कोई मैनुअली कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बिना मैनुअली कोई कोड लिखे हुए ये मेमोरी को मैनेज करता है। ओके, तो आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब जो है ऑन हीप और ऑफ हीप मेमोरी के बारे में देखते हैं कि ऑन हीप मेमोरी और ये ऑफ हीप मेमोरी क्या है। ओके, मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं, और अगर आप देख रहे होंगे, अपाचे स्पार्क मेमोरी यूजेस, ओके, सिस्टम रैम। जो रैम होता है, मैंने आपको बोला ये रैम जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट? एक ऑन हीप मेमोरी और एक जो है ऑफ हीप मेमोरी। ओके, एक जो है ऑफ हीप मेमोरी। ओके, ये ऑन हीप मेमोरी जो होता है इसको जेवीएम मैनेज करता है। ओके, ये ऑन हीप मेमोरी जो है इसको जेवीएम मैनेज करता है, और ये जो ऑफ हीप मेमोरी है इसको स्पार्क मैनेज करता है। ओके, इसको स्पार्क मैनेज करता है। ओके, आप इस चीज को समझना। ऑन हीप मेमोरी को जेवीएम मैनेज करता है, ओके, और ऑफ हीप मेमोरी को स्पार्क मैनेज करता है। ओके, और भी कुछ तरीके की मेमोरी होती है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और भी कुछ तरीके की मेमोरी होती है जो ओएस या फिर अदर प्रोसेसेस को रन करता है, जो आपके कंप्यूटर पे जो दूसरे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। ओके, रैम का कुछ पोर्शन, ओके, वो कंज्यूम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर दूसरे प्रोसेसेस जो उस रैम पे रन कर जो उस रैम के ऊपर रन कर रहे हैं, वो कुछ प्रोसेसेस जो है रैम को कंज्यूम करता है। तो बेसिकली रैम तीन जगह कंज्यूम होता है। ओके, एक ऑन हीप मेमोरी जिसको जेवीएम मैनेज करता है, एक ऑफ हीप मेमोरी जिसको स्पार्क मैनेज करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ दूसरे रनिंग प्रोसेसेस जो हैं जो रैम के ऊपर रन करते हैं। ओके,
कुछ रैम का पोर्शन ये कंज्यूम करता है। ओके, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला ये ऑन हीप मेमोरी, जिसको 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 ऑन हीप मेमोरी बोलते हैं, जिसको जेवीएम मैनेज करता है। फिर आता है आपका ये ऑफ हीप मेमोरी मैनेज बाय स्पार्क, इसको जो है स्पार्क मैनेज करता है। और ओएस अदर ये होता है रैम का तीसरा पार्ट, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके नोड पे जो दूसरे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं वो कंज्यूम करता है। ओके, ये कोई फिजिकल पार्टीशन नहीं है रैम का। ओके, ये जो पार्टीशन किया हुआ है, 3 पार्टीशन जो है, ये 3 पार्टीशन कोई फिजिकल पार्टीशन नहीं है, बल्कि ये जो 3 पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन किए हुए लॉजिकल पार्टीशन है, राइट। लॉजिकल पार्टीशन का मतलब है कि आपके कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के रैम में, ओके, लॉजिकल पार्टीशन का मतलब है कि आपके कंप्यूटर का जो रैम है, ओके, सॉरी, आपके कंप्यूटर में जो ड्राइव्स होते हैं C, D, E, F, ये जो ड्राइव्स हैं, ये ड्राइव्स ये ड्राइव्स का क्या कोई फिजिकल पार्टीशन है? क्या आपने 4 अलग-अलग कोई अलग-अलग हार्ड डिस्क डाला हुआ है अपने लैपटॉप में कि वहाँ पे 4 ड्राइव आपको दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो वो कोई फिजिकल पार्टीशन नहीं है, ओके? कुछ अलग-अलग डिवाइसेज़ हम लोगों ने नहीं डाला है 4 ड्राइव्स के लिए। एक ही हार्ड ड्राइव है, एचडीडी है या फिर एसएसडी है, और उसको लॉजिकली पार्टीशन किया हुआ है 4 ड्राइव्स के अंदर, राइट? लॉजिकली पार्टीशन किया हुआ है 4 ड्राइव्स के अंदर। ये सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, ओके? ये ई ड्राइव है और ये एफ ड्राइव है, राइट? ये एफ ड्राइव है। ये क्या है आपका? ये एक ही एसडीडी है, राइट? और एक ही एसडीडी या फिर एसडीडी जो भी बोल लो, इसका क्या हुआ है? इसका यहाँ पे हुआ है लॉजिकल पार्टीशन। इसका क्या हुआ है यहाँ पे? इसका हुआ है लॉजिकल पार्टीशन। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ फिजिकल पार्टीशन। ये लॉजिकल पार्टीशन है, राइट? आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये जो पार्टीशन हुआ एसडीडी या फिर एसडीडी का, ये लॉजिकल पार्टीशन है, ये कोई फिजिकल पार्टीशन नहीं है, ओके? तो उसी तरीके से ये जो ऑन हीप है, ऑन हीप मेमोरी, ऑफ हीप मेमोरी और ओएस या फिर अदर प्रोसेसेस जो कंज्यूम करते हैं रैम को, इन सब का फिजिकल पार्टीशन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लॉजिकली पार्टीशनड होते हैं, ओके? कि इतना मेमोरी, ये जो मेमोरी है, इतना मेमोरी ऑन हीप मेमोरी के लिए सेव रहेगा, आई मीन ऑन हीप मेमोरी यूज करेगा, इतना मेमोरी ऑफ हीप मेमोरी यूज करेगा, और इतना मेमोरी क्या यूज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपके सिस्टम या नोड के ऊपर जो दूसरे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं वो प्रोसेसेस इसको कंज्यूम करेंगे, ओके? ऑन हीप मेमोरी मैनेज्ड बाय जेवीएम गार्बेज कलेक्टर, ओके? यहाँ लिखा हुआ है, राइट? ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इसको जेवीएम मैनेज करता है। ऑफ हीप मेमोरी डायरेक्टली मैनेज्ड बाय स्पार्क, इसको स्पार्क मैनेज करता है, ओके? और रिमेनिंग रैम यूज्ड बाय ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम प्रोसेस, और जो रिमेनिंग रैम है उसको ओएस या फिर जो दूसरे सिस्टम प्रोसेसेस हैं, ओके, जो नोड के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं, वो इनको यूज करता है। अब हम आते हैं इस पे कि ये जो ऑन हीप मेमोरी, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें, ओके? तो spark.executor.memory से हम ऑन हीप मेमोरी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके? अगर हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है कि ऑन हीप मेमोरी में कितना मेमोरी जाएगा, तो ये कोड है जो हम डेटाबेस नोटबुक के ऊपर लिख के ये बता सकते हैं स्पार्क को कि इतना में, आई मीन ये बता सकते हैं कि नोड के ऊपर कितना मेमोरी ऑन हीप मेमोरी के लिए से ऑन हीप मेमोरी के लिए रिजर्व रखें, और spark.memory.offheap.size, इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि नोड के ऊपर कितना मेमोरी को हम ऑफ हीप मेमोरी के लिए रिजर्व रखें, ओके? spark.memory offheap.size, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। और spark.executor.memory इसका एग्जैक्ट कोड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ओके? कि आप कैसे जो है अपने स्पार्क के ऊपर ऑन हीप मेमोरी और ऑफ हीप मेमोरी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके? तो आप जरूर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, जब हम स्पार्क और कैचे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब जो है हम तुरंत पीछे की तरफ जाते हैं, और मैंने बोला डिटेक्ट्स अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स इन ऑन हीप मेमोरी, यहाँ क्लियर कट मैंने लिखा हुआ है कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है ऑन हीप मेमोरी पे, ओके? ये जो गार्बेज कलेक्शन है, ओके, ये ऑन हीप मेमोरी के अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है और उसको मेमोरी से रिमूव करता है, हमारे मेमोरी को क्लीन करता है, ओके? हमारे मेमोरी को क्लीन करता है। तो ये जो है, तो मेरा
जीसी जो है बेसिकली जीसी गार्बेज कलेक्टर जो है ये ऑन हीप मेमोरी के अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करेगा। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको समझाना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, और लोग जो है इसको, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और लोग जो है आई मीन कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो इसलिए मेरे लिए ये जरूरी था कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरा इमेज शायद नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी था मुझे आगे बढ़ने के लिए कैच एंड परसिस्ट की तरफ। आने वाले वीडियो को उस वीडियो में हम कैच एंड परसिस्ट के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।